नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्राचीन भारत में मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि बिंबिसार से शुरू मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कहानी मौर्य सम्राटों के अधीन ही जाकर पूरी होती है और मौर्य सम्राटों के द्वारा जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया था, उस विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया और इस प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य जन्मदाता चंद्रगुप्त मौर्य था, जिससे बाद में सम्राट अशोक के द्वारा परिस्थिति अनुसार कुछ बदलाव किए गए, लेकिन मुख्य जन्मदाता या मुख्य जनक मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का चंद्रगुप्त मौर्य ही था। हमें मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और सम्राट अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, और मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और सम्राट अशोक के द्वारा जो अभिलेख खुदवाए गए, उनसे हमें मौर्य प्रशासन के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। और मौर्य प्रशासन के बारे में जब हम इन तथ्यों का उल्लेख करते हैं, इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो एक बात सामने निकल के अवश्य आती है कि मौर्य शासन की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य प्रत्येक परिस्थिति में जन कल्याण था। मतलब हर परिस्थिति में मौर्य शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य आम जनता का कल्याण था। और इस वीडियो में हम उनकी मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रशासन जिसकी मुख्य धुरी सम्राट या राजा होता था, अर्थात राजा ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता था। वो ही सैनिक, न्यायिक, वैधानिक, कार्यकारी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांक सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें उसने राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, मित्रकोश, इन 7 अंगों का, राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। इन सप्तांग या 7 अंगों में राजा अपने बाकी बचे 6 अंगों पर पूर्णतया नियंत्रण रखता था। कहने का तात्पर्य है कि राजा ही सर्वोच्च था, राजा में ही सभी अधिकार और शक्तियां निहित थी। वो उसके जो बाकी 6 अंग हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता था। वही सेना का सबसे बड़ा सेनापति, वही न्याय का सबसे बड़ा न्यायाधीश, वही कानूनों का निर्माता और वही धर्म प्रवर्तक माना जाता था। राजा दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। मतलब मौर्य वंश के जो राजा थे, वो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि वो ईश्वर के प्रिय पात्र समझे जाते थे, लेकिन इस तरीके का वर्णन वो नहीं करते थे कि राजा देवता का प्रतिनिधि है या ईश्वर की प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मौर्य प्रशासन में प्रचलित नहीं था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। सम्राट या राजा ही मुख्य सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सारे के सारे जो मुख्य पदाधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी। मतलब सम्राट के द्वारा ही अपने अनुसार मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद या मंत्री जैसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये पूर्णतः राजा का अधिकार था कि वो अपने पदाधिकारियों की या अपने अधीनस्थों की सलाह माने या नहीं माने। इतना अवश्य है कि मौर्यकालीन जो राजा थे, वो तानाशाह बिल्कुल नहीं थे। वो शक्तियों के केंद्र बिंदु अवश्य थे, अर्थात सारी शक्तियां उनमें अवश्य नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जन कल्याणकारी थे, वो लोक कल्याणकारी थे, वो तानाशाही नहीं थे। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिन और मंत्री परिषद जैसी संस्थाएं होती थी। मंत्रिन एक छोटी उप समिति कह सकते हैं हम, जो प्रथम श्रेणी के अमात्यों से युक्त होती थी। अमात्य एक सामान्य शब्द है, एक सामान्य संज्ञा है, जो उस समय जो मुख्य पदाधिकारी होते थे शासन के, उन्हीं के लिए काम में लिया जाता है। अमात्य शब्द जो मौर्य वंश के प्रमुख पदाधिकारी होते थे,
उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के जो अमात्य होते थे उनसे बनती थी मंत्रिण। हम इसे समझने के लिए मान सकते हैं कि आज के वर्तमान समय की कैबिनेट, जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, अर्थात जो मेन मुख्य जो मंत्री होते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से कैबिनेट में शामिल करते हैं, उसी कैबिनेट की तरह होती थी मंत्रिण। और जो अर्जेंट कोई इस प्रकार के विषय होते थे जिन पर तुरंत निर्णय लेना बहुत ही जरूरी था, ऐसे विषयों पर निर्णय लेने के लिए इन मंत्रिण से परामर्श किया जाता था। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, युवराज, सेनापति, मतलब 3-4 जो मुख्य पदाधिकारी थे उनकी होती थी मंत्रिण। और ये आज के वर्तमान समय की कैबिनेट की तरह होती थी। इन लोगों को वेतन भी अधिक मिलता था, जो बाकी पदाधिकारी थे उनसे अधिक वेतन मिलता था। कई जगह पर इस बात का वर्णन मिलता है कि इन मंत्रिण को 48,000 पण इनको वेतन के रूप में मिलता था। दूसरा, मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद द्वितीय श्रेणी के अमात्यों से युक्त होती थी और इसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती थी। मंत्रिण में तो 3-4 सदस्य होते थे, लेकिन मंत्री परिषद में बहुत अधिक लोग होते थे। और ये द्वितीय श्रेणी के अमात्य से, मतलब प्रथम श्रेणी के अमात्य मंत्रिण में शामिल होते थे जो उच्च पदाधिकारी थे, उनसे निम्न पदाधिकारी मंत्री परिषद में शामिल होते थे। आज की हम राज्य मंत्री की तरह कह सकते हैं। अब मंत्री परिषद के जो प्रमुख कार्य थे वो कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में वर्णन करता है कि मंत्री परिषद का मुख्य कार्य, जो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उस कार्य को प्रारंभ करना, जो प्रारंभ हो गया है उसे पूर्ण करना, और जो कार्य पूर्ण हो गया है उसमें सुधार करना और राजकीय आदेशों का कठोरता के साथ पालन करवाना, ये मुख्य रूप से मंत्री परिषद के कार्य होते थे। मंत्री परिषद से राजा सलाह लेता था, लेकिन ये पूर्ण तरीके से राजा पर ही निर्भर था कि वो उनकी सलाह माने या नहीं माने, अर्थात अंतिम रूप से फैसला राजा का ही होता था। और मंत्रियों की नियुक्ति भी मौर्य प्रशासन में इस साधारण तरीके से नहीं होती थी। उस समय उपदा परीक्षण या चरित्र की जांच होती थी और उसके बाद ही मंत्री पद दिया जाता था। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है उपदा परीक्षण। ये उपदा परीक्षण चरित्र की जांच है जो मौर्य प्रशासन में मंत्री बनने के लिए उनके पदाधिकारियों की जांच की जाती थी और उस जांच में खरा उतरने के बाद ही उनको मंत्री पद दिया जाता था। तो मंत्रिण और मंत्री परिषद राजा या सम्राट के सहयोगी के रूप में थे, लेकिन ये राजा पर निर्भर था कि वो उनकी सलाह को माने या नहीं माने। इसके अलावा 18 तीर्थ शासन सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन को 18 प्रमुख विभागों में बांटा गया था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें तीर्थ कहा गया है। अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रमुख, अलग अलग को अलग अलग काम दिया गया था और ऐसे प्रमुख पदाधिकारी या प्रमुख विभाग 18 थे। सबसे मुख्य प्रधानमंत्री या जिसे पुरोहित भी कहा जाता है, ये सम्राट के बाद सर्वोच्च अधिकारी था। अर्थात हम अगर ये कहें कि राजा के बाद द्वितीय स्थान किसका आता है तो वो प्रधानमंत्री। कौटिल्य स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे हैं। युवराज जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, शासन में सहायक होता था। सेनापति जो युद्ध विभाग का प्रमुख होता था, युद्ध की समस्त जिम्मेदारी सेनापति के अधीन होती थी, सेनापति पर होती थी। सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष होता था, राजकीय खजाने का मालिक सन्निधाता होता था, उसकी व्यवस्था सन्निधाता करता था। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री, युवराज, सेनापति और सन्निधाता ये मंत्रिण में शामिल होते थे, अर्थात एक तरीके से प्रथम श्रेणी के अमात्य थे या प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी थे। इसके अलावा समाहर्ता कर इकट्ठा करने वाला, जो सारे कर को इकट्ठा करता था, राजस्व को इकट्ठा करता था, उसका मुखिया समाहर्ता। आहर्ता लेने वाला। प्रदेष्टा
प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। दो प्रकार के उस समय न्यायालय होते थे, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रदेष्टा और दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक, दोनों अलग अलग प्रकार के न्यायालय होते थे और दोनों के अलग अलग अधिकारी। अंत्यवर्षिक, अंत्यवर्षिक होता था अंतपुर का रक्षक। अंत्यवर्षिक की जिम्मेदारी अंतपुर राजमहल के अंदर के उनकी समस्त प्रकार की रक्षा की जिम्मेदारी अंतवर्षिक पर होती थी। दोवारिक राजप्रसाद का अधिकारी, जो राजमहलों की सुरक्षा का प्रबंध करता था, वो दोवारिक। हर विभाग को अलग अलग काम दिया हुआ है। नायक, सेना का संचालन। युद्ध का जो प्रमुख है वो सेनापति है, लेकिन सेना के संचालन का मुखिया नायक है। सेना के संचालन के विभाग का जो मुखिया है वो नायक। प्रशासता, जेल और राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला। प्रशासता कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, इसे ध्यान रखना। राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला जेल विभाग की भी इसी के पास था। इन्हीं 18 तीर्थों में नागरक या पौर, जो नगर का प्रमुख होता था, उस समय जो शहर या नगर होते थे उनका मुखिया नागरक या पौर कहलाता था। कर्मांतिक कारखानों का प्रमुख होता था। उस समय के जो उद्योग धंधे थे उन सब की व्यवस्था संभालने वाला कर्मांतिक। दंडपाल, पुलिस विभाग और सेना सामग्री जुटाने वाला। दंडपाल पुलिस विभाग का मुखिया और सेना सामग्री जुटाने वाला, इस डिपार्टमेंट को दंडपाल संभालता था। दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक प्रमुख। मौर्य राजाओं के समय सुरक्षा के लिए जो दुर्ग बनाए जाते थे उन दुर्गों के प्रमुख के रूप में दुर्गपाल। अंतपाल, सीमाओं की रक्षा करने वाला प्रमुख। मौर्य प्रशासन व्यवस्था का मुख्य अंग अंतपाल भी था कि इनके चारों तरफ के जो राज्य थे, चारों तरफ की जो सीमाएं थी, उनका मुखिया अंतपाल। आठवीं, वन विभाग का प्रमुख, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जंगलात विभाग था, उसका मुखिया आठवीं। और परिषद का मुखिया, जो मंत्री परिषद होती थी, उसका मुखिया मंत्री परिषद अध्यक्ष। इस प्रकार ये शासन सुविधा के लिए प्रमुख रूप से 18 विभाग होते थे, जिन्हें हम 18 तीर्थ भी कहते हैं, और इनको अलग अलग प्रकार का काम सौंपा गया था। अब इन 18 प्रमुखों के अलावा या 18 तीर्थों के अलावा जो दूसरे सरकारी विभाग होते थे उनके प्रमुखों को अध्यक्ष कहा गया है। जो 18 मेन डिपार्टमेंट थे, मेन विभाग थे, उनको तो तीर्थ कहा गया है, लेकिन उन 18 के अलावा कोई जो दूसरे विभाग थे, जो गौण विभाग या दूसरे नंबर के जो विभाग थे, उनके मुखियाओं को अध्यक्ष कहा गया है। और यूनानी लेखकों ने इन लोगों को मजिस्ट्रेट कहा है। जिनको अध्यक्ष कहा गया है उन्हीं लोगों को, जो यूनानी लेखक हुए हैं, ग्रीक लेखक हुए हैं, उन्होंने उनको मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। इसमें पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष जो व्यापार वाणिज्य विभाग था उसका मुखिया होता था। पण्य, पण्य से संबंध है पैसा, है ना, व्यापार वाणिज्य। सुराध्यक्ष, शराब विभाग का, उस समय जो मदिरा और शराब थी उस विभाग का मुखिया सुराध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाना विभाग, जो राजमहलों में पशु काटे जाते थे, जो मांस की बिक्री की जाती थी, उन बूचड़ खाना विभाग का मुखिया सूनाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वैश्या विभाग, वैश्याओं का विभाग का मुखिया गणिकाध्यक्ष कहलाता था। मापतोल विभाग, पोतवाध्यक्ष। ये प्रश्न पोतवाध्यक्ष, मापतोल विभाग कई बार राजस्थान के RAS प्री में कई बार पूछा गया है, और पोतवाध्यक्ष को देखकर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोत का मतलब नाव से हम इसका लगा लेते हैं और हम इसको जहाजरानी या नाव विभाग कराते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पोतवाध्यक्ष होता था माप तोल विभाग का, जो मापने और तोलने का था, बाट। इन विभाग का मुखिया कहलाता था पोतवाध्यक्ष, ना कि नाव विभाग का मुखिया। ध्यान रखना विद्यार्थियों, माप तोल विभाग का मुखिया था पोतवाध्यक्ष। इसके अलावा बंदरगाह विभाग का मुखिया था पतनाध्यक्ष। पतन का अर्थ बंदरगाह ही होता है,
तो बंदरगाह विभाग का मुखिया पत्तनाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का मुखिया लक्षणाध्यक्ष। लक्षणा का अर्थ भी मुद्रा है, पैसा ही होता है। तो जो उस समय टकसाल है जिसमें पैसा, जिस प्रकार की मुद्रा होती थी, तो उस मुद्रा विभाग का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। खान विभाग का मुखिया आकराध्यक्ष। आकर का मतलब होता है खान, और खान उस समय जो खाने थी उन सब का नियंत्रण करने वाला आकराध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों के विभाग का अध्यक्ष संस्थाध्यक्ष। उस समय जो अलग अलग व्यापारिक रास्ते थे जिनसे व्यापारी जाया करते थे, उत्तर से दक्षिण में जाने वाले, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले, कुछ 4-5 प्रकार के व्यापारिक मार्ग बहुत ही प्रसिद्ध थे मौर्य काल में। उन व्यापारिक मार्गों के विभाग का मुखिया संस्थाध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा धातु विभाग का मुखिया लौहाध्यक्ष और राजकीय भूमि की व्यवस्था का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। सीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि से तात्पर्य है कि वह भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी और जिससे होने वाली आय भी सीधे राजा को ही जाती थी, उस भूमि की देखरेख करने वाले को सीताध्यक्ष। ये कुछ प्रमुख विभागों के अध्यक्ष थे जो 18 तीर्थों के अलावा थे। इस प्रकार इन सब पर राजा अपना नियंत्रण स्थापित करता था और एक तरीके से समस्त शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित करके रखता था। अगले वीडियो में हम मौर्यों की प्रांतीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे।